तो ब्रिक्स व्यापार मंच उद्घाटन समारोह का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें संबोधित किया है। फिलहाल खबरों पर लौटेंगे और बात खबर उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा पहुंचकर उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कांग्रेस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन शुरू करते हुए ग्राफिक एरा के चांसलर और शोध करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी। सीएम धामी ने पीएम मोदी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद किया और कहा कि सत्यता की निरंतर खोज करना ही विज्ञान है। समूचे विज्ञान को ज्ञान और विज्ञान देने का काम भारत भूमि ने किया है। सीएम धामी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कि किस तरह से उन्होंने संकट के समय 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 25वें साल में भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना ही हमारा संकल्प है और साथ ही सीएम ने पृथ्वीराज चौहान फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री किया है और सभी से फिल्म को देखने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिले। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही हैं उनमें कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा, जब उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्य में तेजी के साथ आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एकीकृत पैटर्न पर कार्य किए जाएंगे। दरअसल राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्तुतिकरण से मुख्यमंत्री नाखुश थे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तुतिकरण सूक्ष्म स्पष्ट हो, धरातल पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए जाए। और महाराष्ट्र में पैदा हुए सियासी संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कर देश को आगे बढ़ाया है, जिससे हर व्यक्ति आज बीजेपी की सरकार को चाहता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी बीजेपी की सरकार चाहती है। दरअसल पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे और जहां उन्होंने योगिनीलियम संस्थान की ओर से कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसमें शिरकत की। देखिए, देखते रहिए अभी क्या है और इस बारे में कहना जल्दी होगा। और मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस तरह का सीन सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि आज लोग भाजपा को वहाँ भी चाहते हैं। निश्चित है कि जिस तरह मोदी जी ने पूरा देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है, तो हर जन चाहता है कि हर जगह भाजपा हो तो हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी और अपना भी विकास होगा। तो ये आम जनता आज देश की चाहती है और वही वहाँ भी चाहते हैं, सब जगह चाहते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से बगावती मोड पर हैं। हालांकि शिवसेना का दावा यह है कि वो स्थिति संभाल लेगी, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार दबाव की राजनीति बनाई जा रही है। चलिए इसके बारे में हमें अभी भरोसा है कि जो शिव सैनिक हैं, जिन्होंने बाला साहब का शिष्यत्व लिया है, वो लोग जो है समझेंगे स्थिति की गंभीरता को और शिवसेना में के साथ खड़े होंगे, उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े होंगे। और ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, मगर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र को मारने का प्रयास हो रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और उसके लिए सारी कुख्यात एजेंसीज का सहारा लिया जा रहा है। और मसूरी में बीजेपी मंडल की कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है।
कार्यसमिति की बैठक के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर और उपाध्यक्ष वीर सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ किया। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि 26 जून को सभी बूथों पर पीएम मोदी की मन की बात सुनी जाएगी और साथ ही साथ बैठक में 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। उत्तराखंड में तो ना के बराबर ही इसका विरोध है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ गिने चुने नेता इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड राष्ट्र भक्तों की भूमि है। उत्तराखंड से प्रत्येक परिवार का सदस्य देश की सेवा कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं से आग्रह किया है कि वो पहले अग्निपथ को पढ़ लें, समझ लें, तब उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी और वहीं 4 साल नौकरी करने के बाद ही 25% अग्निवीर को स्थायी कर दिया जाएगा और वहीं अग्निवीरों को सैनिक बल, सीआरपीएफ और अन्य बलों में जगह दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। आज 16 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस पार्टी का ये परंपरा है कि हर 3 महीने में, 6 महीने में, चाहे मंडलों की कार्य समिति हो, चाहे जिले की कार्य समिति हो, चाहे प्रदेश की कार्य समिति हो, चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति हो, समय समय पर होती है और उसमें जो मार्गदर्शन संगठन द्वारा और सीटों द्वारा मिलता है उसका पालन कार्यकर्ता करते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसके कभी 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और गिने चुने प्रदेशों में सरकार होती थी, आज देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी से नेतृत्व हमारे को मिला है, जिनके नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है। और वक्त ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे और खबर यह भी है कि प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर मुख्य सचिव को राज्य की तरफ से अनुमति दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद डॉक्टर एसएस संधू उत्तराखंड में मुख्य सचिव का पद मिलने के बाद प्रदेश में आए थे, लेकिन अब एक बार फिर उनकी तरफ से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर इच्छा जाहिर करने की बात कही गई थी और इसी के बाद राज्य ने उन्हें उसके लिए एनओसी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में नए मुख्य सचिव को लेकर कवायद अब तेज हो गई है। अपर मुख्य सचिव के तौर पर सबसे सीनियर राधा रतूड़ी को प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनाने की बात सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि राज्य में यूं तो अपर मुख्य सचिव के पद पर मनीषा पवार और आनंद वर्धन भी हैं। उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ही राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी निभा रही हैं। 1988 बैच के डॉक्टर एसएस संधू जुलाई 2021 में ही उत्तराखंड में मुख्य सचिव बनाए गए थे और इससे पहले मुख्य सचिव एसएस संधू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद पर कार्यरत थे। हालांकि जुलाई 2021 में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी मुख्य सचिव पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन तब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए डॉक्टर एसएस संधू को सरकार ने ये जिम्मेदारी दी थी। लेकिन आपको बताएं ये भी साथ कि राधा रतूड़ी भी 1988 बैच की ही IAS अधिकारी हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बनाया गया था। दरअसल 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक करण माहरा ने अपनी नई टीम गठित नहीं की है, जिसके चलते कांग्रेस के अंदर नई टीम का गठन के काम तेजी से चलने लगा है। और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सिंह ने बताया है कि प्रतिमा सिंह ने बताया है कि अभी सभी नेताओं का फोकस राहुल गांधी पर है, लेकिन जुलाई के अंत तक नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा।
देखिए, जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी ने भी जब बात आप लोगों से वार्ता की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जून एंड तक अपनी जो है कमेटी को बनाकर तैयार कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आला कमान जो AICC है वहाँ की स्थिति क्या है अभी की। ED द्वारा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, तो अभी सारे नेताओं का फोकस उस संघर्ष में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो जुलाई एंड तक ये जो कमेटी है ये आपके समक्ष होगी। इसीलिए गढ़वाल का दौरा भी माननीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं, कुमाऊं का दौरा भी कर चुके हैं और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बात कर चुके हैं। अपनी टीम उन्होंने तैयार कर ली है, उसकी घोषणा आपको जुलाई मिड या जुलाई एंड में हो जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं, जिसके बाद मंत्री भी अपने जिलों में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने लगे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि हरिद्वार से उनका लगाव रहा है और आने वाले दिनों में जिला योजना के साथ साथ हरिद्वार जिले के विकास के लिए बेहतर काम किए जाएंगे। साथ ही साथ कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बेहतर तरीके से काम करेंगे और वहीं हरिद्वार में भी मेरी तरफ से विकास के काम किए जाएंगे। हरिद्वार से मेरा नाता रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे हरिद्वार का प्रभार दिया और हरिद्वार में महत्वपूर्ण कार्य हमको करने हैं और निश्चित रूप में कोरोना काल के अंदर मैं हरिद्वार में था और वहां पर हमने उसको कंटेन किया, तो काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, काफ़ी अनेक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मिला और हमने अच्छे काम किए हैं। अभी अच्छा काम करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ कि सबका सहयोग मुझे मिलेगा। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा हमारी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और गढ़वाल मंडल के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला क्रिटिकल केयर यूनिट खुलने जा रहा है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने जमीन देख भी ली है। 1 महीने के अंदर इस यूनिट के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 50 बेड की व्यवस्था की गई है। क्रिटिकल केयर यूनिट में कार्डियो के साथ न्यूरो की भी सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी। ये क्रिटिकल केयर यूनिट पहाड़ी शैली में बनाया जाएगा और इसके बनने से जनपद रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और टिहरी के मरीजों को लाभ मिलेगा। जो मरीज गंभीर अवस्था में श्रीनगर रेफर किए जाते हैं, उन्हें एक ही छत के नीचे इलाज मिल सकेगा। क्रिटिकल केयर यूनिट को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचे थे और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा भी की थी। साथ ही साथ भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हम लगातार जो है यहाँ के विकास के लिए और यहाँ के जितने भी हमारी टिहरी की जनता है, चमोली की है, रुद्रप्रयाग की और पौड़ी जिले की, इनके लिए लगातार ये है कि कोई भी मरीज़ यहाँ आता है तो उनको ठीक यहाँ पे इलाज मिल जाए। अब हमने एक नई सौगात दी है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को कि यहाँ 23 करोड़ रुपये की लागत से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा और ये 50 बेड का बनेगा और इसमें कार्डियो से लेके न्यूरो से लेके हर प्रकार का इलाज किया जाएगा और ये पूरे गढ़वाल में कोई भी क्रिटिकल मरीज आएगा तो उसको यहाँ पे पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। और बॉलीवुड में मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और 2021 में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए हरिद्वार में 15 लाख के साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी को उत्तराखंड STF ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन अभियान के तहत गिरफ्तार साइबर क्रिमिनल जाकिर अहमद सिद्दीकी मूल रूप से जो कि ओडिशा प्रांत के राउरकेला स्टील टाउनशिप एरिया जिला सुंदरगढ़ का रहने वाला है। देश के कई राज्यों में क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और GLC प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्जी कंपनी वेबसाइट के जरिए आरोपी जाकिर अहमद ने धोखाधड़ी की थी। जाकिर के कब्जे से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए गए हैं, जिससे कई राज्यों के साइबर फ्रॉड का खुलासा हो सकता है। लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले इसी गिरोह के 3 अलग अलग सदस्यों को उत्तराखंड STF पंजाब के फरीदकोट, भोपाल और मुंबई से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और वहीं उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का दायरा बढ़ाने के लिए इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा। इंटरनेट नेटवर्क की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में BSNL स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की मुहिम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई है।
राज्य के 20,000 से ज़्यादा बेसिक माध्यमिक स्कूलों में अभी माध्यमिक स्तर के स्कूल ही इंटरनेट की सुविधा से लैस हैं, लेकिन ईडी माध्यमिक आर.के. उनियाल ने सभी सीईओ को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं कि बीएसएनएल को इस बाबत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बिजली कनेक्शन की देरी पर ऊर्जा निगम से वसूले जाने वाले जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी हिस्सा मिलेगा और अभी तक ये जुर्माना विद्युत नियामक आयोग ही वसूलता था, लेकिन अब आयोग ने नई व्यवस्था का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर उपभोक्ताओं से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। एलटी कनेक्शन 15 दिन और एचडी कनेक्शन 60 दिन के अंदर देना होगा। इसमें देरी करने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एचडी कनेक्शन में लोड बढ़ाने के आवेदन पर भी 15 दिन, एचडी कनेक्शन में 30 दिन में काम न होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50,000 तक देना होगा। और साथ ही साथ एमसीबी ट्रिप होने पर, लाइट जाने पर शहरों में 4 घंटे, गांव में 8 घंटे, पहाड़ों पर जहां मोटर रोड नहीं है वहां पर 12 घंटे में बिजली सप्लाई चालू करनी होगी। सर्विस लाइन टूटने और लाइन बिजली पोल से टूटने पर शहरों में 6 घंटे, गाँव में 12 घंटे, पहाड़ों पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में लाइन ठीक करनी होगी। इसके साथ ही साथ एलटी लाइन में फॉल्ट आने पर शहर और गांव में 12 घंटे, पहाड़ों में बिना मोटर मार्ग वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में सप्लाई चालू करनी होगी। साथ ही साथ ट्रांसफर में खराबी, आग लगने पर शहर गांव में 24 घंटे, पहाड़ पर मोटर मार्ग वाली जगह में 48 घंटे, बिना मोटर रोड वाले गांव में 72 घंटे में लाइट देनी होगी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड में वन विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक वन विभाग स्कूलों और विभिन्न विभागों के जरिए से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद कर रहा है, लेकिन इस बार विभाग में वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। हालांकि वन मंत्री ने कहा है कि जिस मंत्री की ओर से जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी और उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह से विभागों में भी और आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। विभागों के और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों को जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इसका इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बने रहे और लोग जो उनके द्वारा पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षित भी रखें। और वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खान विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई गांवों के कई स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया। एसडीएम गौरव चटवाल, खान विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉक्टर डीके जोशी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। खान विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा ने ये बताया है कि गोपाल चंद्र वनवासी नाम के व्यक्ति की ओर से एनजीटी में रामनगर के 16 स्टोन क्रेशरों की शिकायत दर्ज की, जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप यह है कि स्टोन क्रेशरों पर निर्धारित पर्यावरण के नियमों के मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। माननीय एनजीटी में गोपाल चंद वनवासी एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया कि रामनगर के 16 स्टोन क्रेशरों द्वारा इन्वायरमेंट के रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं, जिसमें 27 मई को माननीय एनजीटी ने आदेश पारित किया गया, जिसमें डीएम नैनीताल और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को जॉइंट रूप से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।